आईबीपीएस एएफओ ने अपनी जो टेंटेटिव डेट्स हैं एग्जाम की वो रिलीज कर दी हैं। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, टॉपर्स की आज तक क्या स्ट्रेटेजी रही है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है कि एग्जाम हो गया है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब कैसे क्या करना है, यही स्ट्रेटेजी आपको बनानी है कि कितने दिन आपके पास में है और कैसे आपको इतने दिनों को यूटिलाइज करना है। आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी प्रेडिक्शंस पे नहीं जाना है, आपको इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करना है। अगर हम बात करें कि पैटर्न एग्जाम का क्या है, तो सबसे पहले बच्चों को ये चीज हमें दोबारा से बता देनी चाहिए कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है और कितने टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और मैं हूँ राघवेंद्र सिंह परमार और आज हम आपके सामने आए हैं एक नया सेशन लेके, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि अब आईबीपीएस एएफओ ने अपनी जो टेंटेटिव डेट्स हैं एग्जाम की वो रिलीज कर दी हैं। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, टॉपर्स की आज तक क्या स्ट्रेटेजी रही है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, इस सेशन में हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक रोड मैप जिसके थ्रू आप आईबीपीएस एएफओ 2025 क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नर्वस हो रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पैनिक कर रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो प्रेडिक्शंस कर रहे होंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। बिल्कुल, प्रेडिक्शन से बचना है आपको, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है। जो आपके पहले से प्लान थे और साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट हैं उनके जो प्लान आगे होने वाले हैं, तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके इस एग्जाम को क्रैक करने का प्रयास आपको करना है। तो सर सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस एग्जाम की हम बात करते हैं आईबीपीएस एएफओ की, बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि वो फ्यूचर में बैंकर्स बने। तो यहाँ पे जब हम इस जॉब की बात करते हैं जो बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, सबसे पहले डेट्स की बात कर लेते हैं कि डेट्स कब कब की हैं। जैसा कि नोटिस पीरियड हमने देखा है, जो हमने नोटिफिकेशन देखा है, वहां पे जो डेट्स है रिवाइज डेट हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, अगर प्री की बात करें तो प्री आपका सभी को 30 अगस्त को देना है 2025 में, और जो आपका मेंस एग्जाम है ये 9 नवंबर 2025 में आपका लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें अभी कितना टोटल आपको ओवरऑल डेज कितने देखने को मिल रहे हैं और प्री के लिए टोटल डेज कितने को देखने को मिल रहे हैं, तो अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको लगभग 74-73 डेज आज से प्री के लिए मिल रहे हैं। अगर यही हम बात करें मेंस के लिए तो लगभग आपको 145 के करीब दिन मेंस के लिए मिल रहे हैं। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस एग्जाम को देने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं इस एग्जाम को देने के लिए या 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। तो दोनों के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो ऑल्दो डिफरेंट होगी, लेकिन अगर हम बात करें कि पैटर्न एग्जाम का क्या है, तो सबसे पहले बच्चों को ये चीज हमें दोबारा से बता देनी चाहिए कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है और कितने टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे प्री की, तो जो प्री एग्जामिनेशन है यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, पहले से ही पता हो, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट आपको देखने को मिलेगी। सभी के जो नंबर रहेंगे क्वेश्चन 50-50 रहेंगे, और अगर नंबर इसमें मार्क्स की बात करें तो जो आपका रीजनिंग है इसके 50 रहेंगे और जो आपका मैथ है इसके 50 रहेंगे, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है 50 क्वेश्चन ये आपके 25 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं, लेकिन मार्क्स कितने हैं, 25 हैं। और सर अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, क्या हमें ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करना पड़ता है या फिर हमें हर एक की सेक्शन कट ऑफ को क्लियर करना पड़ता है? बिल्कुल, आपको साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों को निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टाइम मैनेजमेंट है और एक्यूरेसी इसका पूरा प्री गेम होता है। ठीक है, आपको 40 मिनट का सेक्शन मिलता है और सेक्शनल आपको यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है ये ओपन होगा, आपको क्वेश्चन करने रहेंगे। तो पहले तो आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करो, यानी कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को क्लियर करो, फिर आप ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर करने का प्रयास करो। सर आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो कट ऑफ भी प्री का है, ये कट ऑफ भी बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन यानी कि बच्चों के बीच में बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स अगर आप प्री का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पूरा टाइम बहुत अच्छे से प्री को देना पड़ेगा और आपको जो वेटेज के टॉपिक्स हैं पहले उनको उठाना पड़ेगा। वेटेज के टॉपिक्स में से आप टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे अच्छा खासा एग्जाम में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कितनी एक्यूरेसी के साथ में कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं और हर एक सेक्शन को, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, चाहे क्वांट्स है, आपको हर एक सेक्शन के लिए इंडिविजुअली 40 मिनट यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको इन 40 मिनट के साथ में जब आपके पास में एग्जाम क्लियर करने का प्रेशर भी होगा, उसके साथ में आपको क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहली चीज आपको यही याद रखनी है कि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाला हूँ प्री में, वो सारे एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करने वाला हूँ और विद इन द टाइम लिमिट में अटेम्प्ट करने वाला या वाली हूँ। बिल्कुल, साथ ही साथ आप प्रयास करना कि यहाँ पे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश में से जो आपका मजबूत सब्जेक्ट हो, जिसपे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो,
उसके थ्रू ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने का प्रयास करना, चाहे वो फिर वो आपका रीजनिंग मैथ में हो सकता है, या फिर कुछ स्टूडेंट का हमने अभी जो गाइडेंस सेशन हम लोग कर रहे थे उसमें देखा था कि एक हमारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश को टारगेट करके अपनी ओवरऑल कट ऑफ को भी निकाला है। उसका प्रूफ भी हम आपको शो करेंगे अभी। बिल्कुल सर, क्योंकि जब हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल आपका निकल जाए। मिनिमम अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, कई बार क्या होता है सेक्शनल कट ऑफ निकल जाता है लेकिन ओवरऑल कट ऑफ क्लियर ही नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको इन 3 सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट्स तो स्कोरिंग रखने ही होंगे जहां पे आप ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर सकें। बिल्कुल, जो सबसे पहला आपका पड़ाव होगा ये प्री। अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में जाएंगे। तो सबसे पहले ये प्रयास करना कि किस तरीके से हम प्री को क्वालिफाई करें। और प्री को क्वालिफाई करने की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी अब जब 1-2 साल पीछे हम जाते हैं और एनालिसिस करते हैं एग्जाम का प्री का, तो हर बार आपको जो कट ऑफ है ओवरऑल कट ऑफ ज्यादा देखने को मिल रही है। और बढ़ती हुई कट ऑफ जो आपको देखने को मिल रही है, इसी के अनुसार आप खुद की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, खुद की प्रिपरेशन को जारी रखने का प्रयास करें यहाँ पे। और सर जब हम बढ़ती कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो बढ़ती कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ के पैनिक करेंगे या हम सोचेंगे कि अब हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे बढ़ती कट ऑफ में हमें क्या करना है, निरंतर प्रयास करना है कि हमें हायर नंबर के लिए टारगेट करना है कि हम मेरिट में कैसे आए या मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कैसे स्कोर करें। जब हम प्री की बात करते हैं, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको सिर्फ पास करना होता है और मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाते या इसी पोर्शन पे अटक के रह जाते हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ आप इसमें प्रयास कर लो कि जो हाई वेटेज टॉपिक है उनको आप अभी पढ़ने का प्रयास करो और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, फिर दूसरा हमारा जो सेक्शन आता है, जो दूसरा हमारा पड़ाव आता है निकल के, ये आता है हमारा मेंस एग्जामिनेशन, जो कि टोटली आपका एग्रीकल्चर का है। और यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और 45 मिनट टाइम मिलेगा आपको। पूरा एग्रीकल्चर जितने भी सब्जेक्ट हैं, सॉइल हो, एग्रोनॉमी हो, पैथोलॉजी हो, एंटोमोलॉजी हो, हॉर्टिकल्चर, यानी कि ओवरऑल आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, या इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जैसे फिशरी हो गया आपका, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे कंबाइंड होकर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में सर बात करें तो तीसरा पड़ाव हमारे पास में इंटरव्यू का है। जिनका मींस क्लियर हो जाता है वो फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं और वहां पे जो आपके टोटल मार्क्स हैं, अगर हम देखें कि टोटल मार्क्स को आउट ऑफ 100 लास्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो अब जब हम सिलेक्टेड ऑफिसर्स की बात करते हैं सर, तो सिलेक्टेड ऑफिसर्स ने भी अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी जरूर बनाई होती होगी। ऐसा भी होता होगा कि वो हमेशा हार्ड वर्क ही नहीं करते होंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्मार्ट वर्क जरूर करते होंगे। ये सारी बातें भी हम पहले डिस्कस करेंगे इस बारे में। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पहले से चीजों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या हम बोल सकते हैं जो पहली बार यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो अब क्योंकि एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहली चीज है कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है कि एग्जाम हो गया है अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब कैसे क्या करना है। यही स्ट्रेटेजी आपको बनानी है कि कितने दिन आपके पास में है और कैसे आपको इतने दिनों को यूटिलाइज करना है। बिल्कुल, अभी सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आप नए स्टूडेंट हो या फिर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 बार या 2 बार आपने अटेम्प्ट दिया है, तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि पूरा जो फोकस है उसको प्री पे ले आओ। और साथ ही साथ पूरे फोकस में कुछ घंटे, 1 से 2 घंटे या 3 घंटे आपके ये सुइटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, उनको आप मेंस के लिए भी साथ ही साथ देते रहो। प्री क्वालिफाई कर लोगे देन आप मेंस में जाओगे। मेंस में आपको एग्रीकल्चर पूछा जाना है और एग्रीकल्चर को आप साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देन जो पूरा टाइम आप प्री को दे रहे थे वहां पे आप अपने मेंस के लिए शिफ्ट कर सकते हो और साथ ही साथ फिर आप मेंस और इंटरव्यू की एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी स्टडी हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि फर्स्ट पॉइंट तो जैसा कि मैंने बोला सर कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ऑल्दो एग्जाम डेट्स आपके पास में है, लेकिन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इन बच्चों के पास में क्या है कि जब ये प्री का एग्जाम अगस्त में दे देंगे, अगस्त एंड में, तो इनके पास लगभग 2 महीने होंगे सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस करने के लिए। पहले क्या होता था कि बच्चे प्री की प्रिपरेशन करते थे, साथ में मेंस की भी प्रिपरेशन करते थे और प्री के कुछ टाइम के बाद में आपका मेंस का एग्जाम हो जाता था, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मौका मिल रहा है जिसमें 2 महीने में आप सिर्फ और सिर्फ मेंस को रिवाइज करेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें प्री पढ़ते पढ़ते मेंस को छोड़ ही देना है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि ये जो आपको टाइम पीरियड मिला है ना, इसको एक अपॉर्चुनिटी बना लो। दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं कि सर बहुत सारे बच्चे ना सिलेबस के बारे में बहुत टेंशन लेते हैं कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतना ज्यादा सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम सिलेबस की बात करते हैं ना, आपको पता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रायोरिटी बनाओ सब्जेक्ट्स को कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आप उन्हीं जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको सबसे पहले कवर करिए और अपने सिलेबस को भी ब्रेक डाउन करिए स्टेप्स में।
पहले एक सब्जेक्ट शुरू करिए, उन सब्जेक्ट्स के भी टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करिए और वन बाय वन चीजों को लेके चलिए। एक गो में आप सोचोगे सारे सब्जेक्ट्स में एक ही बार में पढ़ लूंगा, वैसा भी नहीं पॉसिबल है। तो आपको चीजों को ब्रेकिंग, अगर हम बात करें स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स को लेके चलना है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा मैम ने यहाँ पे पॉइंट ऐड किया कि आपको एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट मेंस में देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो अब पढ़ना कैसे, इसको आप 3 से 4 सब्जेक्ट लेके एक साथ पढ़ने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 3 से 4 सब्जेक्ट कवर हो जाए आपके, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो ओवरऑल आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन लिमिटेड टाइम है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को फिट करके आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, बहुत बार सर ऐसा भी होता है कि बच्चे फोकस ही नहीं कर पाते हैं, उनका मेन फोकस पढ़ते पढ़ते बुक्स हाथ में होंगी, लेकिन मेन फोकस क्या होगा, एग्जाम कैसा आएगा, क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो माइंड है वो ओवर थिंकिंग में, अलग बातों में ऑक्यूपाइड रहता है। तो इस टाइम पे आपको अपने माइंड को बिल्कुल ही फोकस्ड बनाना है और आपको फोकस करना है अपना जो क्वालिटी कंटेंट है उसके ऊपर, और मैक्सिमम रिविजन्स पे फोकस करना है। आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी प्रेडिक्शंस पे नहीं जाना है, आपको इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करना है। बिल्कुल मैम, तो आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अभी जो नोटिस हमारा आया था, तो उस पीरियड में हमको 2 प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक स्टूडेंट वैसे हैं कि ठीक है, वो अभी एलिजिबल हो गए हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, उन्होंने अभी तक इस एग्जाम को नहीं दिया है, और नोटिफिकेशन आने के बाद उनका जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, उनका मोटिवेशन थोड़ा बढ़ गया कि ठीक है हम भी इस एग्जाम को देंगे। तो उनके लिए भी हम स्ट्रेटेजी यहाँ पे लेके आए हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले से एग्जाम को दे के रखा है, प्री मेंस तक पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं कुछ रीजन की वजह से वो फाइनल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी हमारे पास स्ट्रेटजी है। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले तो जो बच्चे पहले बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनको हम फ्रेशर बच्चे बोल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए? बिल्कुल, तो समय आपके पास कम है, क्योंकि आपको इसका पैटर्न भी नहीं पता है, और हो सकता है जो हमारी वीडियो आज की आ रही है इसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे। तो कम समय है, कम समय में आप क्या कर सकते हो, हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क की तरफ आप बढ़ सकते हो। ठीक है, पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करो, और साथ ही साथ जो स्मार्ट तरीके होते हैं किसी भी नोट्स, अब अगर नोट्स बनाने आप जाएंगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, कहीं के अच्छे नोट्स हैं, कोई आपको क्लासेस मिल रही है, तो वहां से आप उस चीज को, मटेरियल को लेके आप जल्दी से उसको कवर अप करने का प्रयास करो। और सर जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए हम ये भी बोलना चाहेंगे कि अपने जो बेसिक्स हैं उन पे ध्यान दीजिए इस टाइम पे, अपनी जो फाउंडेशन है उसको बिल्कुल स्ट्रांग रखिए, और साथ में रिवीजन जो है यहाँ पे बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर कहीं कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे और किस तरह से मुझे किस क्वेश्चन का किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरफ से आंसर करना है। कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथी आपको पूछा जाता है, लेकिन आप लेंथ देख के डर जाते हो। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, जस्ट बिकॉज हम देखते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, हम छोड़ देते हैं। तो उन चीजों पर भी हमें वर्क करना पड़ेगा कि हमें टाइम मैनेजमेंट को कैसे करना है वहां पे। दूसरी चीज से, जो बच्चे कुछ साल से ट्राई कर रहे हैं, कई बार क्या होता है किसी बच्चे का प्री रह जाता है, अगली बार वो क्या करेगा, प्री क्वालिफाई करेगा तो मींस रह जाएगा। तो जब भी हम इन चीजों की बात करते हैं कि कभी प्री क्वालिफाई नहीं होता, कभी मींस क्वालिफाई नहीं होता, उसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है। कमी कहां पे आ रही है, जो टाइम वो डिवाइड कर रहा है ना, कमी वहां पे आ रही है कि किस सब्जेक्ट को उसने कितना टाइम देना था, उतना वो एक अटेम्प्ट में उस सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं दे पाया। तो यहाँ पे जब हम टाइम डिवाइड करने की बात करते हैं ना, तो उनको सिलेबस आता है और उनको सिलेक्शन भी लेनी है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, एक तो जो मल्टीपल रिवीजन्स हैं उसके लिए उनको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है कि जहां पे हम बात करें कि वो दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, तो कई बार बच्चे थोड़ा सा डर भी जाते हैं, इस बार होगा या नहीं होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के ऊपर ही फोकस करना है। अब जो बच्चे बिल्कुल पुराने बच्चे हैं, उनको क्या करना है, जैसे प्री की बात करें, हम मेंस की बात करें, अपने आवर्स को डिवाइड कर दो। अब डिवाइड भी किस तरह से करना है कि एक दिन में आपको प्री भी पढ़ना है और मेंस भी पढ़ना है। बिल्कुल ऐसा मत करिए कि पहले प्री पढ़ लेता हूं, जब प्री हो जाएगा तो मैं मेंस पे आ जाऊंगा। नहीं, जब प्री एग्जाम आने वाला होगा तो उससे कुछ दिन पहले आप मेंस पढ़ना छोड़ सकते हैं और सिर्फ प्री पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगी मिड अगस्त तक तो आपको जो मेंस का एग्जाम है उस सिलेबस को साथ में लेके चलना ही चाहिए। बिल्कुल, जब हम डिस्कस भी कर रहे थे, जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है, अभी मैं आपको उनके प्रूफ भी दिखाऊंगा,
तो उन्होंने हमें ये बताया था कि जब पिछली बार जब हमारा क्रैक नहीं हुआ, यानी कि एग्जाम फाइनल में हम क्रैक नहीं करे, सिर्फ प्री और मेंस तक पहुंचे, तो हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा लैकिंग जो पॉइंट थे वो ये थे कि हमने प्री को ही पूरा टाइम दे दिया, मेंस को हमने टाइम ही नहीं दिया। लेकिन जो ओवरऑल आपकी मेरिट बनेगी, सिलेक्शन जो आपका होगा वो मेंस के ही थ्रू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले खुद का आप एनालिसिस कर लो, जो एक्सपीरियंस बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है, आप खुद का एनालिसिस कर लो कि आपकी कमी कहाँ पे रह गई है, और जब आपको पता चल जाए कि आपकी कमी इस पॉइंट पे रह गई तो उसको आप और मजबूत करने का यहाँ पे ट्राई करो, ठीक है। और सर कमी की बात करें तो एक और कमी क्या रहती है कि बच्चे देखते हैं सिर्फ कट ऑफ, कि कट ऑफ कितना आया है उतना ही हमें स्कोर करना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। उस कट ऑफ के चक्कर में क्या होता है कि जब आप मेंस का एग्जाम देते हो कट ऑफ तो आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू भी देते हो ना तो जो कंबाइंड स्कोर है वो आपका सिलेक्शन के लायक नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर फोकस करना है कि मैक्सिमम आप 60 में से कितने नंबर ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स का अगर टारगेट रखोगे ना तब जाके आपके मार्क्स कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लायक यहाँ पे बनेंगे। बिल्कुल, कोई भी आप जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे मोस्टली आपको 80% तो ऐसी सारी चीजें मिल जाती हैं जो आपने पढ़ी होती है। 20% में यही होता है कि जो अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आप में रेगुलरिटी बनी रही है, आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है, तब आप क्या है उसमें 100% भी आप अपना कर सकते हो। तो ट्राई यही किया करो कि 80% कवरअप आपका हो जाए, और फिर आपका रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस ये वहाँ पे रोल प्ले करती है आपको 100% उस एग्जाम में देने के लिए। और सर बिल्कुल जब हम IBPS AFO की बात करते हैं तो जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं, क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, तो वो हर बार आप देखोगे ट्रेंड में कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रिपीट करने की जो संभावनाएं होती है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का हम इसीलिए बात करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन एरियाज पे वर्क कर पाए। तो यहाँ पे PYQs का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको आ जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने बेसिक्स पे और फैक्चुअल जो चीजें हैं उन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स हैं उनको एनालाइज करना इसीलिए जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल, एक इसी का जीता जागता उदाहरण आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे। तो जो एग्जाम अभी दिया गया हुआ है, मतलब इसी बार जो बच्चों ने क्रैक किया है, तो उनकी यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको देखने को मिल रही होगी। एक यहाँ पे एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट देख रहे हैं, तो उन्होंने खुद एनालिसिस भी किया है कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उससे उस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन अगली बार हो सकता है उसी से रिलेटेड पूछ लिया हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था तो उन्हीं का ये आपका डायरी का यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पे किया है पिक। तो 60 दिन इनको बचे थे प्री के लिए और लगभग 84 डेज बचे थे मेंस के लिए। तो इन्होंने अपना पूरा खुद के द्वारा बनाया प्लान, उसको एग्जीक्यूट किया 1 बाई 1 डेली बेसिस पे इन्होंने उसको कवर अप करके इस एग्जाम को क्रैक भी किया है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर मेंस पे बाद में आएंगे, पहले आते हैं इनके 1 बाई 1 प्री, क्योंकि प्री अभी इंपॉर्टेंट है। तो प्री में इन्होंने देखो कैसे मॉक टेस्ट को एनालिसिस किया है। हर एक यहाँ पे टेस्ट इन्होंने लगभग जो लगाए 37 टेस्ट लगाए हैं प्री के पहले, और हर एक टेस्ट का डीपली यहाँ पे एनालिसिस देखने को मिल रहा है। जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तो इंग्लिश में इनके 12.4 नंबर, रीजनिंग में 18.5 नंबर, क्वांट में 21 यहाँ पे 75.75 नंबर मिल रहे थे, टोटल 52.65 मिल रहे थे टोटल नंबर जब इन्होंने फर्स्ट टेस्ट दिया था। और जब आप देखें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इसके साथ इन्होंने प्रैक्टिस की और 37 टेस्ट लगा दिए, तो लास्ट में इनका जो ओवरऑल कट ऑफ कह सकते हो, ओवरऑल स्कोर कर सकते हो, यहाँ से 52 से लेकर बढ़ के 65 हो गया, ठीक है, 60 तक 70 80 तक पहुंचा है। तो ये रहा डिसिप्लिन, ये रहा कंसिस्टेंसी। मुझे एक और बात भी सर यहाँ पे नोटिस करने को मिल रही है, वो क्या चीज है कि देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में उनके 52 मार्क्स आए और उसके बाद में उनका ग्राफ थोड़ा सा लो भी गया बीच में। जैसे यहाँ पे 40 मार्क्स आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, 49 आ रहे हैं, उसके बाद बीच में 38 भी आ रहे हैं, देन उसके बाद अगेन 50 भी आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जब आप प्रिपरेशन करते हो ना या कोई भी टेस्ट आप देते हो सकता है अप्स एंड डाउन्स आए, हो सकता है आपके एक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, हो सकता है एक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए। तो जब भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चले जाना है, और जब भी कम मार्क्स आएंगे तो डिमोरलाइज नहीं हो जाना है बिल्कुल भी। आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ में चलना पड़ेगा और आपको ये चीज को समझना पड़ेगा कि ये एक जर्नी है, इसमें अप्स भी आएंगे, इसमें डाउन्स भी आएंगे। आपका जो मेन एम है वो सिलेक्शन है। अभी टेस्ट में हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपका स्कोर हो रहा हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में आपको जो अपना स्कोर है वो हायर ही रखना है, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और वो प्रैक्टिस हमें क्लियरली यहाँ पे कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंसी दिख रही है और इंप्रूवमेंट भी स्कोर्स में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और वीकली इन्होंने प्लान भी एकदम सेट करके बनाया था कि इस वीक में हमें कवर क्या करना है। जैसे फर्स्ट वीक में इन्होंने देखो वोकेब दिया है, टेबल्स, स्क्वायर, सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। सुंडा साथ ही साथ इन्होंने सबसे अच्छी बात जो की थी, यहाँ पे आपको पीछे मेंशन भी किया गया होगा कि सुंडा के हर एक जो बुक है, मतलब एग्रीकल्चर को ही साथ साथ ये रिवीजन करते रहते हैं, ठीक है। और ये सुंडा 20 पेज करके यहाँ पे दिया है, यानी कि एग्रीकल्चर को इन्होंने छोड़ा नहीं है। जो मेंस वाला सेक्शन है इसको प्री के साथ साथ करते रहे कंटिन्यू, तो कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी है अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में भी। देखो फिशरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैम, हाँ, और भी सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है, सॉइल इंपॉर्टेंट है। हाँ। ओके, सो सर यहाँ पे एग्रोनॉमी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो ना कि कोई कॉम्पिटिटिव बुक या फिर कोई अपने नोट्स रिवाइज करें, हमारा बोलने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको छोड़ना नहीं है, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपने नोट से पढ़ रहे हैं, लेकिन प्री के साथ साथ में जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, आप देखोगे हर जगह उन्होंने टॉपिक मेंशन किया एग्रीकल्चर के, तो उसको साथ में लेके चलना है। क्योंकि एक बार जब उन्होंने एग्जाम देके देख लिया, उन्हें ये चीज बिल्कुल क्रैक उनको हो गई कि देखो अगर मैं एग्रीकल्चर साथ में लेके नहीं चलूंगा तो आगे जाके जो मेरिट बन रहे हो तो एग्रीकल्चर से बन रहा है, तो एग्जाम को क्रैक करने के जो चांसेस हैं वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इन दोनों चीजों को जो बैलेंस है, इन दोनों प्री में और मेंस में जो बैलेंस है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर हम बात करें मेंस की, तो वहां पे आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर भी देखने को मिलता है। तो जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है और जो एक्सपीरियंस यानी कि जो एग्जाम इसको दे चुके हैं, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके वो भी कहीं ना कहीं अपना जो कह सकते हैं कि एक तरीके से मोटिवेशन या उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने भी कुछ प्लान बना सकते हो। एग्रीकल्चर अगर मेंस की बात करें करंट अफेयर की, तो कुछ हाईलाइटेड चीजें जो कि देखने को हमको मिली थी, उसमें ये टॉपिक्स आपके मेंशन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो उन्होंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे करंट अफेयर के, तो उसके थ्रू भी इनको हेल्प मिली। और फाइनल ये जो पहले इन्होंने गलती की थी उनको कहीं ना कहीं रिवाइज किया, उनको कहीं ना कहीं दूर किया, और फाइनल उन्होंने सिलेक्शन जो कह सकते हैं हम लोग वो लिया है, अचीव किया। हाँ सर, अब अगर हम बात करते हैं कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं, तो देखो आपको पढ़ना तो है ही है, लेकिन साथ में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको भी आपको कंटिन्यू रखना है। कोई भी अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो उन टेस्ट को आपने एनालाइज करना है, प्रॉपर इंप्रूवमेंट वहां पे करनी है। और अगर इनकेस आप कहीं से किसी बुक से क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके स्केड्यूल में होना चाहिए। अगर इस टाइम पे आप पढ़ रहे हो और लेट सपोज आप कहीं पे काम भी कर रहे हो या कहीं पे आप अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो मिनिमम आपको 5 आवर्स तो देने ही है प्री को और मेंस को। और अगर इन केस आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही कर रहे हैं, तो अपना टारगेट बना लीजिए कि आपको 5 से 6 घंटे प्री पे जरूर देने हैं। क्योंकि अगर आप नए हो और नए नए टॉपिक्स को जान रहे हो, पढ़ रहे हो, तो 6 से 8 घंटे आपको प्री को जरूर देने हैं, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हों और समझ आए। और मेंस को भी आप 3 से 4 घंटे जरूर दीजिए। बिल्कुल। टॉपिक जो हाई वेटेज है उनको पहले डिवाइड कर लीजिए और उन पे ज़्यादा टाइम दीजिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई मिसलेनियस ऐसा कुछ बचता है तो उसको भी आप ट्राई करिए कि अभी कवर अप कर ले। और नए मटेरियल को, जो कह सकते हैं कि एकदम नया मटेरियल है, एग्रीकल्चर को आप स्किप करें यहाँ पे, सिर्फ आपका जो प्री के लिए, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नया ट्राई ना करें कि अभी के लिए वो कठिन पड़ रहा है, आपको वो सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो रही। तो अपने ही जो बनाए गए आपके शॉर्ट नोट हो सकते हैं जहाँ से पहले आपने पढ़ के रखा है, तो उनको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, देन आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल। और जो टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, अपनी जो टाइम लिमिट है इसको भी चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो कि प्री को कितना टाइम देना है, मेंस को कितना टाइम देना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, स्टार्टिंग में है, तो प्री को आपको डेफिनेटली टाइम देना ही चाहिए और मेंस को साथ में कंटिन्यू करना ही चाहिए। बिल्कुल। प्रैक्टिस करने के लिए हम जल्दी ऐसे ट्राई ये भी कर रहे हैं कि आपके लिए हम प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें लेके अभी आ रहे हैं, वो आपको समय के अकॉर्डिंग मिल भी जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और पैनिक बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है कि कब आपका प्री होने वाला है, कब आपका मेंस होने वाला है, कितने डेज या कितना टाइम पीरियड आपको हर एक एग्जाम के लिए, हर एक फेज के लिए मिलने वाला है। तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बिल्कुल। अपना ख्याल रखिए और स्टडी को आप जारी रखिए। थैंक यू।